अनिल अंबानी ने कितने करोड़ का हेर फेर किया है, कैसे एक इंजीनियर के घर से लाखों का कैश बरामद हुआ, क्यों इंजीनियर की पत्नी ने 20 लाख रुपए आग के हवाले कर दिए, कौन है वो कांग्रेस नेता जिसके घर छापा पड़ा है और क्यों, अनिल अंबानी ने इस रेड पर क्या कहा है, क्या सच में कांग्रेस नेता की ब्लैक मनी का राज सट्टा है, कौन है ये कांग्रेस नेता और क्या है। अंबानी के घर पड़ी छापेमारी का राज जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। अनिल अंबानी उस उगते सूरज का नाम है जिसकी रोशनी में रिलायंस कंपनी से लेकर पूरा भारतीय बाजार जगमगा गया था और 2008 में अनिल अंबानी को दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान भी घोषित किया गया था। लेकिन आज ये टॉप 10 की लिस्ट में भी शुमार नहीं है और इनकी तरक्की की रोशनी किसी गुमनाम अंधेरे की नगरी में बदल चुकी है, जहां सिर्फ डाउनफॉल, लोन, गरीबी और बदनामी के सिवाय कुछ नहीं है। और हाल ही में जो इनके घर पर रेड पड़ी है, उससे तो अनिल अंबानी की छवि और ज्यादा धूमिल हो गई है। जी हाँ, 23 अगस्त 2025 को अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई ने रेड डाली थी, जिसके बाद तो अनिल अंबानी की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया। 23 अगस्त की सुबह 7 बजे कफ परेड इलाके में उनके घर सीवेंट पर 7 से 8 अधिकारियों ने छापा मारा था और उस वक्त अनिल के साथ साथ उनका पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब अनिल जांच पड़ताल की रडार पर आए हों, बल्कि इससे पहले ईडी ने भी शक के दायरे में लेकर उनसे जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं पर छापेमारी की थी। ईडी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 व्यावसायिक संस्थाओं और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा था। ये छापे मुंबई में कम से कम 35 जगहों पर मारे गए थे, जो 24 जुलाई को हुए थे। वहीं 5 अगस्त को भी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी ईडी की रडार पर आ गए थे और 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया गया था और 2017 से 2019 के दौरान हुई वित्तीय घटनाओं के बारे में सवाल जवाब किए गए थे। जी हाँ, ये पूरा मामला 2017 और 2019 से जुड़ा हुआ है, जब यस बैंक ने अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ का लोन दिया था, जो उन्हें कभी वापस ही नहीं मिला। ईडी ने जब जांच पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप्स की अलग अलग यूनिट को बांटा गया था। जांच में ये भी सामने आया कि इस जालसाजी को दबाने और जल्द से जल्द लोन पास कराने के लिए यस बैंक के आला अधिकारियों को भी भारी भरकम रिश्वत खिलाई गई थी। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ईडी ने रिपोर्ट में बताया था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को गलत जानकारी देकर उनसे पैसे हड़पे गए। इसी तरह कुछ और गड़बड़ियों के बारे में भी ईडी ने खुलासा किया था, जिनसे रिलायंस इंडस्ट्री का काला सच सबके सामने आया। इन्हीं खामियों को गिनाते हुए कई दोष बताए, जैसे कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल किया जाना, लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों का गायब होना, फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करना और पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया। ऐसी तमाम गड़बड़ियों ने रिलायंस कंपनी के भ्रष्ट बर्ताव का सच उजागर किया। ईडी की ये रेडियस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपए के लोन की धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्यवाही सीबीआई की तरफ से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिए जाने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को उनके बिजनेस में से मोटा पैसा मिल गया था। बस इसी को लेकर रिश्वत और दोनों के बीच कनेक्शन की जांच की गई और अब सीबीआई के पास ये मामला पहुंच गया है, जिसमें सीबीआई की जांच में अनिल अंबानी के घर पर और अन्य स्थानों पर बैंक लोन मामले को लेकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही सीबीआई यस बैंक और अनिल अंबानी की कंपनियों के बीच हुए पैसों के आदान प्रदान संबंधी दस्तावेजों को भी ढूंढ रही है। सीबीआई ने ये कार्यवाही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की शिकायत के आधार पर की है, जिसमें एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी आरकॉम पर 3,073 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आज अनिल अंबानी सिर्फ एक आध बैंक के नहीं, बल्कि एसबीआई और यस बैंक जैसी तमाम बैंकों के कर्जदार हैं, जिनका सालों का पैसा अब तक न तो अनिल अंबानी ने चुकाया है और न ही उनसे जुड़ी कंपनियों ने, बल्कि इन बैंक से जो पैसा लोन पर लिया गया है उसका इस्तेमाल गलत कामों में किया गया है। ऐसा हमारा नहीं, बल्कि कई एजेंसी, बैंकों और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स का कहना है। जैसे साल 2020 को ही ले लीजिए, जब एसबीआई ने डंके की चोट पर आरकॉम और अनिल अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट घोषित किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा करने को कहा।
और जुलाई 2024 में अकाउंट को फिर से फ्रॉड घोषित किया गया और जून 2025 में एसबीआई ने ये जानकारी आरबीआई को सौंपी और सीबीआई में शिकायत दर्ज की। एफआईआर फाइल होने के बाद सीबीआई की टीमों ने 2 जगहों आरकॉम के आधिकारिक परिसर और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। ये एफआईआर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल अंबानी, अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ की गई है। इसलिए सीबीआई ने 23 अगस्त को अनिल अंबानी के घर सी विंड पर सुबह 7 बजे ही धावा बोल दिया। सीबीआई ने बताया कि अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। इस पर अनिल अंबानी की तरफ से एक प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि एसबीआई ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो 10 सालों से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी हुई हैं। उस समय अंबानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के डेली मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं था। यानी इस बयान के जरिए अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश की गई। प्रवक्ता ने आगे कहा कि अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों का खंडन करते हैं और वो अपना बचाव जरूर करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये खुलकर सामने आ गई। और छापेमारी का ये सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंजीनियर्स और नेताओं के घर की भी तलाशी ली जा रही है। और कांग्रेस का एक नेता बुरी तरह ईडी के सच के जाल में फंस भी चुका है, जिनका नाम है केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक के कांग्रेस विधायक हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने इलीगल ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस को फाइल किया था और इसी केस में गिरफ्तारी भी हुई। और छानबीन करने पर जो सच सामने आया वो आपको भी झकझोर कर रख देगा। ईडी ने जांच में खुलासा किया है कि केसी वीरेंद्र ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने का खेल रच रहे थे। उन्होंने कई फर्जी कंपनियां खोल रखी हैं ताकि कैश में आई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह पेश कर सके। इस पूरे मामले को गहराई से समझाते हुए ईडी ने बताया कि केसी वीरेंद्र ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए सबसे पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते हैं और बाद में वो पेमेंट साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता है। वीरेंद्र ज्यादातर बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से लेन देन करते हैं और अपने सभी शौक इन्हीं ब्लैक मनी से पूरे करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वीरेंद्र के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में भी कैसीनो चल रहे हैं, लेकिन किसी और के नाम पर। इन कैसीनो से जो मुनाफा मिलता है उसे वीरेंद्र रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाते, लेकिन ईडी को कुछ जगह से प्रॉफिट शेयरिंग की फाइलें मिल गई हैं, जिनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस पूरी छापेमारी के बाद न सिर्फ वीरेंद्र का काला सच सामने आ गया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का नाम भी मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि वीरेंद्र इसी पार्टी के सदस्य हैं। सत्ता से लेकर सट्टे तक के इस सफर में वीरेंद्र ने काफी काला धन जमा कर लिया है, जिसके खिलाफ अब उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एक नेता के पास करोड़ों का काला धन मिलना जितना हैरान करता है, उतना ही चौंका देने वाला राज खुला है। एक इंजीनियर का धोखाधड़ी में आगे रहने वाले बिहार का ये मामला है, जहां से एक इंजीनियर के पास से लगभग 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि 20 लाख चल चुके हैं। विनोद राय नाम का ये इंजीनियर बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में काम करता है। कुछ ही वक्त पहले योयू को जानकारी मिली कि इंजीनियर विनोद राय के पास भारी भरकम नोटों का जखीरा है, जिसे वो सीतामढ़ी से पटना लेकर जा रहे हैं। इस खबर के मिलते ही योयू टीम अलर्ट हो गई और जल्दी से गाड़ी में सवार होकर विनोद राय के घर पहुंच गई, जहां पहले ही इंजीनियर साहब ने सारा पैसा भेज दिया था। जब योयू की टीम छापा मारने के लिए घर के अंदर पहुंची तो विनोद की पत्नी ने इन्हें छानबीन करने से रोक दिया और दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई और बताया कि वो घर में अकेली हैं। अब क्योंकि रात का वक्त था, ऐसे में टीम को भी अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना ठीक नहीं लगा और पूरी टीम घर के बाहर ही सुबह होने के इंतजार में बैठ गई। लेकिन आधी रात को योयू टीम को घर के अंदर से जलने की बदबू आने लगी, मानो कागज वगैरह जल रहे हों। इसलिए अधिकारियों ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। और सुबह होते ही जब टीम घर के अंदर गई तो सामने का मंजर देख सन्न रह गई, क्योंकि घर में जगह जगह नोट जलाए गए थे। यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर भी जले नोट पड़े हुए थे। जिसके बाद टीम ने तुरंत नगर निगम और एफएसएल की टीम को बुलाया और जले हुए नोटों और मलबे को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल टीम अपने साथ ले गई। और ये काम विनोद और उसकी पत्नी का था। रात में भी विनोद अपने घर पर ही था, लेकिन उसने पत्नी से झूठ बुलवाया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विनोद ने करीब 20 लाख रुपए जलाए थे, जबकि घर में से 40 लाख रुपए बरामद हुए। योयू टीम ने जब घर में दबिश देकर छानबीन की तो पानी की टंकी से भारी कैश बरामद हुआ, जबकि और कैश बाथरूम के पाइप में जला हुआ मिला, जिसे छुपाने की कोशिश की गई और कुछ पैसे तो फ्लश भी कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, विनोद राय के नाम पर 100 करोड़ की अचल संपत्ति भी है और घर जमीन जायदाद के 18 डीड, 15 बैंक खाते और पार्टनरशिप के कई कागजात मिले हैं।
और 26 लाख के जेवर, बीमा पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी योयू के हाथ लग गए हैं, जिनसे करप्शन और अवैध धंधों की बू आ रही है। इसलिए योयू ने विनोद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन विनोद की पत्नी ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर खुद का पीछा छुड़ा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, लेकिन अब भी वो योयू की कस्टडी में है। इस तरह जगह जगह ब्लैक मनी, धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं और चौंका देने वाले मामले सामने आ रहे हैं।